मेरी एक अजीब सी छोटी बहन है। वो हमेशा मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं पहले से ही मर चुका हूँ और हर एक दिन वो किसी मशीन की तरह मेरे पीछे पीछे चलती है। हम दोनों में सिर्फ 1 साल का अंतर है, फिर भी उसके आसपास होने से मुझे हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। अपनी शादी की पिछली रात मैंने फाइनली उससे वो पूछने का फैसला किया जो मेरे दिमाग में चल रहा था। चाओ, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शायद मेरी टोन बहुत ज्यादा सीरियस थी क्योंकि माँ ने सुन लिया और चौंक कर मेरी तरफ देखा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं बस उससे बात करना चाहता हूँ। माँ, आप चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि मैं उसे मारने जा रहा हूँ। चंगा और मैं सामने वाले आंगन में एक छोटी पत्थर की मेज पर बैठ गए। वो हमेशा की तरह एकदम शांत दिख रही थी। तुम मुझे हमेशा ऐसे क्यों देखती हो जैसे मैं कोई मरा हुआ आदमी हूँ? उसने शायद ही कोई रिएक्शन दिया। उसकी एक भौं थोड़ी ऊपर उठी और उसने एकदम सपाट और शांत आवाज में कहा, तुम मरे नहीं हो। उस जवाब के बारे में कुछ ऐसा था जो मुझे सही नहीं लगा। ये पूरी तरह से इनकार भी नहीं था, लेकिन ये पूरी तरह से कंफर्मेशन भी नहीं था। तो फिर मुझे बताओ, तुम मुझे हमेशा उस तरह से क्यों देखती हो? वो काफी देर तक चुप रही, फिर धीरे से उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, हालांकि वो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। क्योंकि तुम मेरे भाई हो। ठीक जब मुझे लगा कि वो कोई जवाब नहीं देगी, मुझे वो बिल्कुल बेकार सा जवाब मिला। मुझे पता है कि इन सालों में तुम्हें मैं चिड़चिड़ी लगती थी, लेकिन चिंता मत करो, एक बार जब तुम और तुम्हारी वाइफ मुझे एक भतीजा दे दोगे तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। आखिर तुम्हारे दिमाग में पूरे दिन चलता क्या है? तुमने पहले से ही उस बच्चे पर नजरें गड़ा दी है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। इतना ही काफी नहीं था कि तुम पूरी जिंदगी मुझे टॉर्चर करती रही हो, अब तुम मेरे बच्चे के पीछे भी पड़ना चाहती हो। तुम्हें हुआ क्या है? बस वही सोच रही हूँ जो मुझे सोचना चाहिए। थोड़ा पॉज। चुंगलू, तुम्हारी फाइनली शादी हो रही है, ये बहुत अच्छा है। चंगा, तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम एक बार नॉर्मल तरीके से बात कर सकती हो? कुछ ऐसा कहो जो मुझे समझ आए। इतनी रहस्यमयी बातें करना बंद करो। मेरी टोन अच्छी नहीं थी। उसके साथ इतने साल रहने के बाद मैं हर वक्त अपना आपा खोने की कगार पर रहता हूँ। उसके पास होना दम घोंटने जैसा है, लेकिन वो डगमगाती नहीं है। उसके एक्सप्रेशन अभी भी उतने ही शांत है। उसकी आवाज एकदम सपाट, मैं ठीक हूँ, बस 3 शब्द, सिर्फ इतना ही। और उसकी आंखें मुझसे एक पल के लिए भी नहीं हटी। मैंने अपने सीने में उठते गुस्से को दबाया। भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। उसके इस रवैये के साथ मुझे कभी सीधा जवाब नहीं मिलने वाला। वैसे भी कल शादी है। उसके बाद मैं और मेरी वाइफ हनीमून के लिए कोस्ट तट पर जा रहे हैं। अपनी इस अजीब बहन को देखे बिना पूरा 1 महीना, बस इस ख्याल ने ही मेरा मूड अच्छा कर दिया। शादी खत्म हो गई है। मेरी वाइफ और मैं अपना बैग पैक करते हैं, माँ को बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और वो खुशी खुशी हमें आशीर्वाद देती है। तभी चंगा, मेरी वो अजीब बहन, कुछ ऐसा कहती है जिससे हम तीनों अवाक रह जाते हैं। क्या तुम लोग बीच पर नहीं जा सकते? और क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? मेरी वाइफ ने अनजाने में मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बिल्कुल वही महसूस कर सकता था जो वो महसूस कर रही थी, हैरानी, अविश्वास और इनकार। चंगा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम कितनी साल की हो? बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। चौंग याओ माँ की तरफ देखती है, फिर धीरे से अपनी नजर मेरी वाइफ की तरफ घुमाती है। इस बार उसकी नजर अलग है। जो आंखें मुझे देखती थी उनमें हमेशा एक ठंडक होती थी, लेकिन अब उनमें एक हल्की मुस्कान के साथ लिपटी हुई एक विनती जैसी कोई चीज है। प्लीज, क्या मैं आ सकती हूँ? चौंग याओ, बहुत हुआ, मैं चिल्लाया। जब भी मैंने पहले अपनी आवाज उठाई थी वो हमेशा पीछे हट जाती थी, लेकिन इस बार उसने पलक तक नहीं झपकाई। इसके बजाय मेरी वाइफ सहम गई। मुझे आने दो, चोंग्याओ ने मेरी वाइफ की तरफ मुड़ते हुए कहा। मुझे एक बेहतर जगह पता है, हमें बीच पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम क्या कहती हो? लेकिन हमने होटल पहले ही बुक कर लिया है, हम में से कोई भी प्लान बदलना नहीं चाहता। मेरी वाइफ असहज है, लेकिन वो उसे सीधे मना नहीं कर पा रही है। मुझे लगा कि वो तमाशा करेगी। इसके बजाय उसने बस एक पल के लिए अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर उसके चेहरे पर एक शांत, ना समझ आने वाली मुस्कान आ गई। ठीक है, बस वहाँ सुरक्षित रहना, ओके? अगली सुबह मेरी वाइफ और मैं निकल पड़े। हमारे जाने से पहले चोंग्याओ कहीं नहीं दिखी। माँ ने कहा कि वो शायद अभी भी सो रही है। इसकी चिंता मत करो, बस जाओ और एंजॉय करो। पूरी यात्रा के दौरान मुझे उम्मीद थी कि चौंग याओ कहीं से भी अचानक सामने आ जाएगी। किस्मत से ट्रिप बिना किसी घटना के बीत गई। मुझे बचपन से ही पानी से डर लगता है। मैं एक बार लगभग डूब भी गया था। मुझे अब भी याद है, पानी में बेहोश होने से ठीक पहले मुझे लगा जैसे मैंने एक छोटी सी आकृति को अपनी ओर पागलों की तरह तैरते हुए देखा। मैं पहचान नहीं पाया कि वो कौन था। जब मुझे होश आया तो माँ ने बताया कि एक बूढ़े आदमी ने मुझे बाहर निकाला था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह आकृति सिर्फ मेरा वहम थी, लेकिन मैं खुद को कभी पूरी तरह यकीन नहीं दिला पाया। गहराई में मुझे हमेशा लगा कि मुझे बचाने वाला कोई बच्चा था। मुझे बस इतना पता था कि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। वो बात अब बहुत पुरानी हो गई है। डूबने के उस डर का साया मुझ पर से कभी पूरी तरह नहीं हटा। हालांकि समय के साथ वो डर थोड़ा कम हो गया है। अब वो मुझे उस तरह सुन्न नहीं करता जैसे पहले करता था। इसलिए जब मेरी वाइफ ने हनीमून के लिए कोस्ट का सुझाव दिया तो मैंने मना नहीं किया। जाहिर है, आप पानी में
उतरे बिना बीच पर नहीं जा सकते। उस दिन मेरी वाइफ ने आखिरकार पानी में जाने की हिम्मत जुटाई और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं उसे अकेला जाने दूं। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही मैंने गौर किया कि हम दूसरे तैरने वालों से बहुत दूर निकल आए हैं। मेरी वाइफ ने भी यह नोटिस किया। हम जितनी जोर से चिल्ला सकते थे चिल्लाए और किनारे की ओर तेजी से तैरने लगे, लेकिन किसी ने हमें नहीं सुना और किनारा दूर होता जा रहा था। मेरी वाइफ डर के मारे जम गई। मैं भी डरा हुआ था, लेकिन मैंने अपनी आवाज स्थिर रखी। अपनी ताकत बचाओ, मैंने तुम्हें पकड़ रखा है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी अजीब स्थितियों का सामना किया है। मैं हमेशा उनसे बाहर निकला हूँ और फिर ठीक जब मुझे यकीन हुआ कि हम ठीक हो जाएंगे, एक लहर मेरी वाइफ को मुझसे दूर खींच ले गई। मेरा लाइफ जैकेट, जिसे खुद से नहीं निकलना चाहिए था, गायब हो गया। मैंने लहरों को उसे निगलते हुए देखा और मेरे अंदर का डर और गहरा हो गया। इसका एक हिस्सा बचपन का पुराना डर था, लेकिन सबसे बुरा था किसी ऐसे व्यक्ति को तड़पते हुए देखना जिसे मैं प्यार करता हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिरकार मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने अपना लाइफ जैकेट उतारा और उसे पहना दिया। उसकी चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन अब मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरा शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा था और मैं नीचे और नीचे डूबता जा रहा था। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। वही घुटन भरा एहसास जो एक दशक से ज्यादा समय से मेरा पीछा कर रहा था मुझे घेरने लगा। क्या यही अंत है? इस बार बचने का कोई मौका नहीं है। कोई मुझे बचाने नहीं आ रहा। ठीक जब मैं हार मानने वाला था, मैंने पानी में एक जाना पहचाना आकार देखा। ये उस चीज से अलग था जो मैंने बचपन में देखी थी, लेकिन मुझे बिना किसी शक के पता था कि ये वही इंसान है। वो आकृति मेरी तरफ तैरती हुई आई। इस बार मैं उसे साफ देख सकता था। ये चौंग याओ थी, मेरी बहन। मेरे बचपन की यादों का वो धुंधला चेहरा आखिरकार साफ हो गया। वो वही थी, वो हमेशा वही थी। इससे पहले कि मैं पूरी तरह होश खो दूं, मैंने उसके हाथों को मुझे ऊपर की ओर धकेलते हुए महसूस किया। जब मेरी आंख खुली तो मैं किनारे पर था। मेरी वाइफ वहाँ थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूजकर लाल हो गई थी। चोंग याओ उसके पास खड़ी थी, एकदम भावहीन। जिस तरह से चोंग याओ ने मुझे देखा, उसने मेरे धुंधले दिमाग को पूरी तरह जगा दिया। पिछले एक दशक से ज्यादा के समय को पीछे मुड़कर देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि हर बार जब कुछ गलत हुआ और मैं खतरे में पड़ा, तो आखिर में चोंग याओ ही हमेशा सामने आई। ऐसा लगता है जैसे उसे समय से पहले ही पता चल जाता था कि मैं खतरे में हूँ और वो हमेशा मुझे वापस खींचने में कामयाब रही। और फिर मुझे वो रात याद आई जब हम निकलने वाले थे, जब चोंग याओ ने हमें इस ट्रिप पर जाने से रोकने की कोशिश की थी। क्या उसे पता था कि क्या होने वाला है? जब मैं आखिरकार होश में आया तो चोंग याओ जा चुकी थी। मैंने हर जगह देखा पर उसका कोई निशान नहीं था। मेरी वाइफ और मैं टैब लेकर होटल वापस आए। बात करते समय वह अभी भी अपने आंसुओं को रोक रही थी। मुझे नहीं पता कि चोंग याओ वहाँ कैसे पहुंची, लेकिन अगर वो वहाँ नहीं होती तो हम दोनों मर चुके होते। क्या वाकई चोंग याओ ने हमें बचाया? मुझे जवाब पहले से पता था। मैं बस इसकी पुष्टि सुनना चाहता था। मैं अपने बचपन को दोहराना नहीं चाहता था जहाँ मुझे बताया गया था कि वो कोई और था। वो वही थी। मेरी वाइफ ने कहा, जब मैंने तुम्हें पानी के अंदर जाते देखा तो मैं उम्मीद खो चुकी थी। और फिर चोंग याओ सतह पर आई। उसने अपने दोनों हाथों से तुम्हें ऊपर उठाया हुआ था। वो हम दोनों को घसीट कर किनारे तक ले आई। होटल वापस पहुंचकर हमने देखा कि चोंग याओ हमारे कमरे के सामने गलियारे में खड़ी है और हमें चुपचाप देख रही है। मेरी वाइफ उसकी ओर दौड़ी और उसके हाथ थाम लिए। तुम अचानक गायब क्यों हो गई? हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई? मुझे लगा था कि वो मुझसे बचने के लिए निकल गई होगी ताकि मुझे जवाब न देना पड़े कि उसने हमारा पीछा क्यों किया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो होटल वापस आकर इंतजार करेगी। उसने बस इतना कहा, मैं यही रुक रही हूँ, मैं थक गई थी इसलिए वापस आ गई। तुम यहाँ रुक रही हो? मेरी वाइफ और मैंने लगभग एक साथ कहा। हमारी हैरानी भरी नजरों के बीच चोंग याओ ने शांति से सिर हिलाया और अपने पीछे का दरवाजा धकेला। इसके लिए मैंने खुद पैसे दिए हैं। मैं किसी का पीछा नहीं कर रही हूँ। तुम यहाँ कब से हो? बस कल ही चेक इन किया है। हम में से किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने अपनी वाइफ को हमारे कमरे में इंतजार करने को कहा और फिर चोंग याओ के कमरे के अंदर कदम रखा। चोंग याओ, मुझे तुमसे ईमानदारी से बात करनी है। उसने ऊपर देखा। किस बारे में? जब मैं बचपन में लगभग डूब ही गया था, वो तुम ही थी ना? नहीं, मुझे लगा था वो कम से कम एक पल के लिए रुकेगी। इसके बजाय जवाब तुरंत आया, मुझे पता है वो तुम ही थी। मुझे तुम याद हो। तुम इसे मान क्यों नहीं रही हो? हर बार जब भी मैं खतरे में होता हूँ तुम आ जाती हो। हर बार। क्या तुम्हें ये चीजें होने से पहले ही पता चल जाती है? मैं उससे सच उगलवाने की कोशिश करता रहा। वो बिल्कुल बेअसर दिख रही थी। अगर तुम्हें पता होता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो तुम मुझे चेतावनी क्यों नहीं देती? क्या ऐसी कोई बात है जो तुम कह नहीं सकती? काश मुझे ये चीजें पहले से पता चल पाती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई चमत्कार करने वाली हूँ? तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें जो मानना है मानो। बस माँ को मत बताना कि आज क्या हुआ। उन्हें अभी परेशान करने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में जाओ, मुझे आराम करना है। और बस इसी तरह चोंग याओ के लिए मेरे हर सवाल का जवाब हमेशा की तरह अधूरा रह गया। एक साल बाद चोंग याओ ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया। वो मुश्किल से 21 साल की थी। अपनी उम्र के बाकी ग्रेजुएट
ग्रेजुएट्स के उलट उसने नौकरी नहीं ढूंढी, वो बस घर पर ही रहती थी। चूंकि मेरी वाइफ और मैं दोनों घर के पास ही काम करते हैं, इसलिए हम उसे रोज देखते थे। जब भी मैं घर पर होता, चोंग याओ भी हमेशा वहीं होती। जब मैं काम पर होता हूँ तब वो घर पर रहती है या नहीं मैं नहीं कह सकता। एक दिन मैं हमेशा की तरह ऑफिस जा रहा था, तभी मेरे असिस्टेंट का फोन आया कि एक ऑफ साइट प्रोजेक्ट है जिसे संभालना है। मैंने रास्ता बदला और तय मीटिंग पॉइंट की ओर चल दिया। जब मैं पहुंचा तो मेरा असिस्टेंट अभी भी ट्रैफिक में फंसा था, इसलिए मैं कार में ही रुक गया और इंतजार करते हुए सिगरेट जला ली। तभी मैंने पास में खड़ी एक कैब से किसी को उतरते देखा जिसने फेस मास्क और नीचे तक झुकी हुई टोपी पहनी थी। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया, वो चोंग याओ थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि इंजन पहले से बंद था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि कार में कोई है। वो पास के एक कैफे में गई और खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गई, जहाँ से मेरी कार साफ दिख रही थी। हनीमून को अभी सिर्फ 1 साल हुआ है। मुझे हमेशा से पता था कि चोंग याओ हम सबसे अलग है। बड़े होते समय वो बस एक चिपकू छोटी मुसीबत जैसी थी जो मेरा पीछा करना बंद नहीं करती थी। मैं सोचता था कि वो बस मुझे वैसे ही अपना हीरो मानती है जैसे छोटे भाई बहन मानते हैं। लेकिन हनीमून के बाद से मुझे सच समझ आ गया है, वो शुरू से ही मेरी रक्षा कर रही है। वो उस इंसान की तरह है जो देख सकती है कि आगे क्या आने वाला है। वो हर बार मुझे खाई में गिरने से बचा लेती है और हर बार जब मैं उससे इस बारे में पूछता हूँ वो इनकार कर देती है। इस बार मुझे गुस्सा नहीं आया, बस मेरे सीने में एक भारी दम घोंटने वाला बोझ महसूस हुआ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कार से बाहर कैसे निकला। मेरा शरीर जैसे मेरा अपना नहीं था। जब तक मेरा दिमाग साफ हुआ मैं पहले से ही उसके सामने बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुझे लगा कि आखिरकार मैं उसे बिना तैयारी के पकड़ लूंगा, लेकिन उसने बस मेरी तरफ देखा, एकदम शांत। कौन किसका पीछा कर रहा है? मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। मुझे चंग याओ से कभी सीधा जवाब नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि तुम मेरी चिंता करती हो, लेकिन चंग याओ मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। ये क्या है? क्या मैं ही तुम्हारी पूरी दुनिया हूँ? क्या तुम सच में अपनी पूरी जिंदगी मुझ पर नजर रख सकती हो? उसने मेरी नजरों में झांका, उसके होंठ थोड़े खुले फिर बंद हो गए। फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी और मुस्कुरा दी। उसने अपनी कॉफी उठाई और कुछ नहीं कहा। तुम क्या कहने वाली थी? तुम रुक क्यों गई? मुझसे बात करो। मेरा काम मेरा अपना है और मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दूंगी। खुद को इतना खास मत समझो। जब उसने ये कहा तो मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा, मुस्कान का एक अंश, लेकिन एक उलझी हुई मुस्कान। मैं अचानक बहुत थक गया। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, मैंने बस अपना सिर हिलाया और बाहर निकल गया। घर वापस आकर मैंने अपनी वाइफ या माँ से इस बारे में कुछ नहीं कहा। चोंग याओ हमेशा की तरह अपने आप में रही, सिर्फ खाने के लिए बाहर आती। माँ डिनर बना रही थी। मैं मदद करने के लिए अंदर गया और चोंग याओ की बात छेड़ने का मौका ढूंढा। माँ, शायद मुझे चोंग याओ के लिए नौकरी ढूंढने में मदद करनी चाहिए। वो पूरे दिन खाली नहीं बैठ सकती। ये ऐसी बात है जो तुम्हें उससे करनी होगी, मुझसे मत कहो। और अगर वो नहीं चाहती तो रहने दो। उसके पास पैसे कमाने के अपने तरीके हैं। उसने सालों से मुझसे 1 रुपया तक नहीं मांगा, बल्कि उसने अब तक मुझे कुल मिलाकर करीब 50,000 के आसपास दिए ही होंगे। ठीक है, मैं काम के बारे में उससे खुद बात करूंगा, लेकिन जब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो उसकी उम्र के हर कोई अब रिलेशनशिप में है। शायद आपको उसे थोड़ा उकसाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो, अब वो ग्रेजुएट हो गई है। वो हमेशा बच्चों की तरह बर्ताव नहीं कर सकती। अब वक्त आ गया है कि वो किसी को ढूंढ ले। माँ ने आह भरी, एक बार तुम दोनों सेटल हो जाओ, तब मैं जाकर चैन की सांस ले पाऊंगी। तो फिर माँ, आपको इस पर ध्यान देना होगा। ये सोचकर मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो गया। अगर चंगा को कोई ऐसा मिल जाता है जिसकी वो परवाह करे, तो वो अपना हर पल मुझ पर नजर रखने में बर्बाद नहीं करेगी। उसे अपनी खुद की जिंदगी की जरूरत है। डिनर पर माँ बार बार चंगा की तरफ देख रही थी। कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती और फिर खुद को रोक लेती। मैं लगभग उनके लिए बोलने ही वाला था कि चाओ ने पहले ही पूछ लिया, माँ क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? चोंग याओ, क्या तुम्हें कोई पसंद है? जैसे ही वो शब्द माँ के मुंह से निकले, मैंने महसूस किया कि चंग याओ के आसपास का तापमान गिर गया है। मेरा दिल बैठ गया। आखिर इस तरह के सवाल से उसे गुस्सा क्यों आएगा? मैं उसके फटने का इंतजार करने लगा। इसके बजाय उसने अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान लाई और माँ की तरफ देखा। कोई नहीं, मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ। प्लीज दोबारा मत पूछना। मेरी चिंता और बढ़ गई। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। वो आग बबूला थी। अगर माँ ने इस बात को अभी यही नहीं छोड़ा तो मुझे पता था कि चोंग याओ अपना गुस्सा दिखा देगी। शुक्र है माँ ने जोर नहीं दिया। ठीक है, बस तुम खुश रहो। डिनर के बाद चोंग याओ अपने कमरे में चली गई। मेरी वाइफ और माँ टीवी के सामने बैठ गई। किसी ने नोटिस नहीं किया जब मैं चुपके से ऊपर चला गया। चंगा, मैं हूँ। मैंने इंतजार किया, कोई जवाब नहीं। फिर उसकी आवाज कमरे के अंदर से आई, सपाट और दूर की। तुम्हें क्या चाहिए? दरवाजा खोलो, आमने सामने बात करते हैं। एक लंबी खामोशी। ठीक जब मुझे लगा कि वो मुझे इग्नोर कर देगी, दरवाजा खुला। मैं यहाँ कम ही आता हूँ। हर बार जब मैं आता हूँ ये कमरा भारी महसूस होता है, बिल्कुल चंग याओ की तरह। इसमें कुछ भी गर्माहट या सुकून भरा नहीं है। ज्यादातर लड़कियों के
कमरों जैसा तो बिल्कुल नहीं। यहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। कोई सॉफ्ट टॉय नहीं, कोई हल्के रंग नहीं, कोई सजावट नहीं। चंगा, क्या तुमने कोई ढंग की जॉब ढूंढने के बारे में सोचा है? तुम अभी आखिर किस चीज पर गुजारा कर रही हो? उसने मुझे तिरछी नजरों से देखा। आंखें कांटों की तरह थी, जैसे मुझे चीर देंगी। मैं कल यहाँ से जा रही हूँ। मूविंग आउट। यहाँ से जा रही हो? मैं तो बस काम के बारे में पूछ रहा था। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम घर छोड़ दो। घर से बाहर निकलो, जॉब ढूंढो। जॉब आने के लिए तुम्हें घर तो छोड़ना ही होगा। चोंग याओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ? मेरी बात सुनो। क्या आज रात माँ और मैंने जो पूछा, हमारा वो मतलब नहीं था। हम बस तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं चाहे जो कहूँ उसका कोई रिएक्शन नहीं था। मुझे पता है, उसने धीरे से कहा। मुझे बस लगता है कि अब वक्त आ गया है। किस चीज का वक्त? किसी को ढूंढने का, शादी करने का, बच्चा पैदा करने का। इससे सब खुश होंगे, है ना? उसे ऐसा कहते सुनकर मुझे खुशी नहीं हुई, बल्कि सांस लेना मुश्किल हो गया। इससे मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। मुझे नहीं पता कि उसके अंदर असल में क्या चल रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो उन चीजों में से कुछ भी नहीं चाहती जो उसने अभी गिनाई है। आखिर खुश कौन होगा? तुम किसे खुश करने की कोशिश कर रही हो? मैं होंगी। हम खामोशी में एक दूसरे को देखते रहे। मुझे आज रात एक भी जवाब नहीं मिला और मैंने किसी तरह उसे नाराज भी कर दिया। उसका ये मूड डिनर के समय से शुरू हुआ था, जब माँ ने रिलेशनशिप की बात छेड़ी थी। फिर मैं काम के बारे में पूछने आ गया। कोई ताज्जुब नहीं कि सब कुछ एक साथ बाहर आ गया। उसने शायद गुस्से में आकर ये सब कह दिया होगा। मुझे माफ कर दो, हमें ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। प्लीज नाराज मत हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो वापस अपने काम में लग गई और कुछ नहीं कहा। मेरी नजर डेस्क पर पड़ी और मैंने एक रफ नोटबुक देखी। मैंने लापरवाही से उसके पन्ने पलटे और तभी एक पन्ने ने मुझे सुन्न कर दिया। ब्रश की स्याही से लिखा था, जैसे अभी भी जीवित लोगों के बीच हूँ। क्या वो कैलीग्राफी की प्रैक्टिस कर रही है? मैंने पन्ना पलटा, जैसे दूर कहीं मुर्दों की नदी के बहने की आवाज आ रही हो। उम्मीद है कि ये यात्रा बेकार नहीं जाएगी। ये कोई प्रैक्टिस नहीं थी। हर मुहावरा सिर्फ एक बार लिखा गया था, जिससे मुश्किल से एक पन्ना भरा था। क्यों इन शब्दों ने मेरी रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर दी? ये सब क्या है? उसने बस एक नजर डाली। गाने के बोल, सॉन्ग लिरिक्स। कौन सा गाना? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़े डरावने हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं यहाँ और कुछ नहीं कर सकता था। मैं उसके कमरे से निकला और तुरंत उन तथाकथित सॉन्ग लिरिक्स को ऑनलाइन सर्च किया। कोई रिजल्ट नहीं मिला। कहीं भी उन शब्दों वाला एक भी गाना नहीं था। उस रात मैं सो नहीं सका। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो वो शब्द वापस दिमाग में घूमने लगते हैं, जैसे मुर्दों की नदी की आवाज आ रही हो। बेकार नहीं जाएगी, जैसे अभी भी जीवित लोगों के बीच हूँ। मैं इस एहसास को नहीं छोड़ पा रहा कि ये शब्द वही सब कुछ है जो वो इतने समय से कहने की कोशिश कर रही थी। अगली सुबह इस डर से कि वो वाकई अपना सामान पैक करके चली जाएगी, मैंने दोबारा माफी मांगी। उसने अपने मुंह के कोने को थोड़ा सिकोड़ा, जो शायद एक मुस्कान थी, और कुछ नहीं कहा। मुझे लगा कि बात खत्म हो गई है। फिर एक हफ्ते बाद डिनर पर चोंग याओ ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और कहा, मुझे एक जॉब मिल गई है। वो यहाँ से काफी दूर है। मुझे ऑफिस के पास ही रहना होगा। मेरे अंदर सदमे की एक लहर दौड़ गई। क्या वो ये सब चिढ़ में आकर कर रही है? मेज पर सन्नाटा छा गया। मेरी वाइफ ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर चोंग याओ की तरफ। उसकी आंखों में चिंता साफ थी। आखिर में माँ बोली, किस तरह का काम है? कंपनी कहाँ है? चोंग याओ ने हमेशा की तरह शांत होकर उन्हें देखा। बस एक रेगुलर ऑफिस जॉब है, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी। मुझे ये पसंद है। ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में है। थोड़ा पॉज, ये काफी दूर है। मैं कल शिफ्ट हो रही हूँ। इतनी जल्दी? माँ ने तुरंत कहा, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट वाकई बहुत दूर है। तुम पास में कुछ क्यों नहीं ढूंढ लेती? मैं भी ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये तय हो चुका है। चंगा का चेहरा सपाट था। मुझे रोकने की कोशिश मत करना। डिनर के बाद वो पैक करने के लिए ऊपर चली गई। मेरी वाइफ ने मदद की पेशकश की, पर चोंग याओ ने मना कर दिया। बेचैनी में मैं उसके कमरे की तरफ गया। वो सावधानी से अपना कंप्यूटर और ड्राइंग का सामान पैक कर रही थी। मेरी तरफ ईट करके उसने कहा, तुम्हें अब मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरा मतलब ये कभी नहीं था कि तुम घर छोड़ दो। प्लीज ऐसा मत करो। उसने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम शांत थे। हमारे बीच खामोशी खिंचती गई। फिर एक हल्की हंसी, शायद मजाक में या फिर हार मान लेने जैसी। मैं समझ नहीं पाया। मुझे पता है, मैं बस अपनी खुद की जिंदगी चाहती हूँ। उसका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा मत सोचो। क्या तुम नाराज हो? उसने मेरा हाथ झटक दिया। उसकी आवाज धीमी थी। चुंगलू, मैं नाराज नहीं हूँ, खासकर तुमसे तो बिल्कुल नहीं। वो सच कह रही थी। मुझे उस पर यकीन है और मैं जानता हूँ कि अब कहने के लिए और कुछ नहीं बचा है। अगर वो जाना चाहती है तो मैं उसे जाने दूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं चोंग याओ के लिए क्या हूँ। उसके सामने खड़े होकर मुझे कभी सच में उसके भाई जैसा महसूस नहीं होता। सच में नहीं। हर बार जब मैं उसका सामना करता हूँ, मुझे हमारे बीच की दूरी महसूस होती है, बहुत विशाल, जैसे सालों साल का अलगाव एक दूसरे के ऊपर जमा हो गया हो। मैं उसे नहीं समझता, मैं उसके करीब नहीं जा पाता और वो हमेशा मुझे खुद से दूर धकेलती हुई सी लगती है। हमारे अंदर एक ही खून है, फिर भी हम अजनबियों जैसे लगते हैं। अगले दिन चोंग याओ बिना किसी हिचकिचाहट
हट के चली गई। मेरी वाइफ और मैं दोनों काम पर थे, इसलिए माँ ने ही उसे विदा किया। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट यहाँ से 3 घंटे दूर है। चोंग याओ ने वादा किया कि वो अपनी छुट्टियों में घर आएगी और इससे माँ की चिंता थोड़ी कम हुई। आने वाले दिनों में मैं चोंग याओ से कम और कम मिलने लगा और अब वो मुझे दूर से देखती हुई भी नजर नहीं आती थी। वो वैसी ही जिंदगी जी रही थी जैसा उसने कहा था। मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन कुछ गलत लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे चोंग याओ मेरी जिंदगी से गायब होने की कोशिश कर रही है और मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। 1 साल बाद मेरी वाइफ ने हमारे बेटे को जन्म दिया। मुझे वो दिन साफ याद है जब नर्स ने बच्चे को डिलीवरी रूम से बाहर निकाला था। चोंग याओ ने मेरी गोद में बच्चे को देखा, फिर माँ की तरफ मुड़ी और पूछा, क्या आप खुश हैं? वो सवाल मेरी तरफ से होना चाहिए था। वो माँ से क्यों पूछ रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। माँ मुस्कुराई। मैं खुश क्यों नहीं होंगी? हालांकि मैं 1-2 साल में और भी खुश होंगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। शादी की ओर एक और इशारा जो साफ झलक रहा था। चोंग याओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस चुपचाप अपनी नजर मेरे बेटे पर टिका दी। 1 और साल बीत गया। चोंग याओ अभी भी सिंगल है। माँ दबाव डालती रहती है और चोंग याओ गोलमोल जवाब देती रहती है। कभी कुछ नहीं होता। माँ मुझसे कहती है कि मैं उसे समझाऊं, पर मेरी हिम्मत नहीं होती। मुझे हमेशा से लगा है कि चोंग याओ का घर छोड़ना मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने उसे जॉब के लिए मजबूर किया था। नया साल नजदीक आते ही माँ बीमार पड़ गई। चोंग याओ हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई। दिन रात वो माँ के पास से नहीं हटी। उसने हमें बताया कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और मेरी वाइफ और मुझे माँ के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक शाम काम के बाद मैं हमेशा की तरह हॉस्पिटल पहुंचा। मैं वार्ड के दरवाजे के ठीक बाहर था जब मैंने माँ की आवाज सुनी, चोंग याओ। मुझे नहीं लगता कि मैं अब ठीक हो पाऊंगी। माँ की आवाज इतनी कमजोर है कि ऐसा लगता है जैसे मेरे फेफड़ों से हवा ही निकल गई हो। मेरा मन करता है कि मैं दरवाजा तोड़कर अंदर जाऊं और उनसे कहूं कि वो गलत है। मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करता हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ कि चोंग याओ क्या कहेगी। मेरे मन में वो हमेशा से स्वभाव से ठंडी रही है, कोई ऐसी जिसे जिंदगी और मौत की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक खामोशी छा गई। फिर चोंग याओ की आवाज आई, धीमी और स्थिर, क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप छोड़ नहीं पा रही हैं? मैं सन्न रह गया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो इतनी शांत है। क्या ये उसका संयम है या फिर ये उससे भी ज्यादा कुछ ठंडा और बेरुखा है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ पा रही हूँ। तुम हमेशा अकेली रहती हो। मुझे डर लगता है। मैं ठीक रहूंगी माँ, आप चिंता मत करो। तुम्हारी जिंदगी बहुत कठिन रही है, बहुत कठिन। तुमने एक बार भी अपने लिए नहीं जिया। थोड़ा पॉज। फिर चोंग याओ की आवाज और धीमी हो गई, और मैं स्वार्थी रही हूँ। जो चीजें मैं चाहती थी वो कभी वैसी नहीं थी जो आप मेरे लिए चाहती थी। मुझे माफ कर दो चोंग याओ। मैं तड़प नहीं रही हूँ। मैं बस इस बात से डरती हूँ कि कहीं तुम ना तड़पो। हर किसी को किसी की जरूरत होती है। तुम हमेशा अकेली नहीं रह सकती। ये जीने का कोई तरीका नहीं है। माँ की आवाज रोते रोते टूट गई। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने दरवाजा धकेल कर खोल दिया। माँ, क्या आपने खाना खाया? मैं अपनी आवाज को स्थिर रखने की जद्दोजहद कर रहा हूँ। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने खा लिया। तुम बहुत मेहनत करते हो। तुम्हें रोज आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना। मैं बेड के पास बैठ गया और उनका हाथ थाम लिया, जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो। आपकी आंखें एकदम लाल है। क्या बात है? बस अभी सोकर उठी हूँ, उन्होंने जल्दी से कहा। मैं चोंग याओ की तरफ मुड़ा। कल मेरी छुट्टी है। आज रात मैं माँ के पास रुकूंगा। तुम घर जाओ और आराम करो। चंगा ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। जब वो जाने वाली थी, माँ बेड से उसे देख रही थी। उनकी आंखों में एक हिचकिचाहट थी, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा, जाओ, तुम्हारा भाई यहाँ है, इतना काफी है। मैंने माँ का हाथ पकड़ा। अच्छे से आराम करो माँ, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। उन्होंने सिर हिलाया। उनकी आंखों के कोनों से आंसू छलक आए। चोंग याओ काफी देर तक माँ की नजरों में देखती रही। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। फिर वो मुड़ी और बाहर चली गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। माँ मेरी तरफ से मुंह फेर कर लेट गई। मुझे पता है वो रो रही है। मैं बस बार बार एक ही बात कह सकता हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि आपको शांत रहना होगा, आप ठीक हो जाएंगी। काफी समय बीतने के बाद वो आखिरकार शांत हुई। फिर उन्होंने कहा, अगर एक दिन मैं नहीं रही तो तुम ही इस दुनिया में चंग याओ का इकलौता सहारा होगे। उसका ख्याल रखना, उसे कभी दुखी मत होने देना। मैं बता सकती हूँ कि वो अपने आंसू रोक रही है। इस बार मैं खुद को नहीं रोक पाया। माँ के भर्ती होने के कुछ समय बाद ही डॉक्टरों ने मुझे बता दिया था कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं तब से इस सच का सामना करने से इनकार कर रहा था। मैं चोंग याओ की तरह शांत नहीं रह सकता। माँ ने मुझे सांत्वना देने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। रो मत। चोंग याओ ने मुझे बताया कि जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ये सब स्वाभाविक है। हमें शांति के साथ इनका सामना करना सीखना होगा। उसे नहीं पता वो क्या कह रही है। आप मरने वाली नहीं है, मैंने कहा। चोंग याओ और उसका बेरुखा तक, पगले बच्चे, हर कोई आखिर में मरता ही है। रो मत, रो मत। लेकिन मैं रुक नहीं सका। मैंने माँ का हाथ पकड़ रखा था और बार बार यही कह रहा था, आप नहीं मरेंगी, आप नहीं। माँ, दादी, मेरी वाइफ और मेरे बेटे की आवाज आई। मैं मुड़ा। चोंग याओ घर गई थी और उन दोनों को यहाँ ले आई थी। चोंग याओ दरवाजे पर खड़ी थी।
भावहीन मुझे चुपचाप देख रही थी। माँ ने धीरे से कहा, चौंग याओ, तुम इतनी दूर क्यों खड़ी हो? चौंग याओ की नजर माँ पर टिक गई और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कान आने लगी। करीब 2 मिनट बीत गए इससे पहले कि उसने अंदर कदम रखा। मैं और मेरी वाइफ दोनों रो रहे थे। चाओ मुस्कुरा रही थी। ये कंट्रास्ट, अंतर बहुत अजीब था। वो पूरे समय खामोश रही, माँ को देखती रही। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। माँ ने उसका हाथ थाम लिया। आंसू और मुस्कान एक साथ मिल रहे थे। तुम्हारे अंदर हमेशा कोई भारी बोझ था, कोई ऐसी बात जो तुमने मुझे कभी नहीं बताई, लेकिन अभी मुझे लग रहा है जैसे तुमने उसे छोड़ दिया है। चौंग याओ मुस्कुराई। हाँ, मैंने उसे छोड़ दिया है। मैं वापस नहीं आ रही हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया है। वो बात मुझे समझ आई, लेकिन मैं वापस नहीं आ रही हूँ। इसका क्या मतलब था? अच्छा है, माँ ने धीरे से कहा। अच्छा है, वापस मत आना। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी सांसें रुक गई। मैं उन शब्दों को नहीं समझ पाया, लेकिन माँ समझ गई थी। इस बार मैंने इसे सुना। चौंग याओ की आवाज में एक कंपन था। वो संयम जो उसने हमेशा ओढ़ा हुआ था आखिरकार टूट गया। वो माँ के ऊपर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो वही शब्द बार बार दोहरा रही थी, वही शब्द बार बार। मुझे वो समझ नहीं आ रहे थे। पूछने का समय भी नहीं था। उस रात मैंने आखिरकार चौंग याओ को टूटते हुए देखा, बेतहाशा सिसकते हुए। वो बार बार उन्हीं शब्दों को रोते हुए कह रही थी, मैं वापस नहीं आ रही हूँ, मैं वापस नहीं आ रही हूँ। अगली सुबह तक चौंग याओ फिर से शांत हो गई। उस समय से लेकर माँ के अंतिम संस्कार तक मैंने उसे एक भी आंसू बहाते नहीं देखा। अंतिम संस्कार के बाद आखिरकार मुझे चौंग याओ के साथ अकेले में एक पल मिला। चौंग याओ, तुम बार बार कह रही हो कि मैं वापस नहीं आ रही हूँ, इसका क्या मतलब है? जैसे ही मैंने पूछा, इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाता, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैं इसे महसूस कर सकता था। चौंग याओ जा रही है, मर नहीं रही, बल्कि मेरी जिंदगी से गायब हो रही है। वो हमेशा से एक रहस्य रही है। मैं उसे कभी समझ नहीं पाया। इसका मतलब वही है जो सुनने में लग रहा है। उसने बिना किसी भाव के कहा, तुम रो क्यों रहे हो? उसका सवाल भी कितना बेरुखा था। तुम कहाँ से आई हो? मैंने पूछा। शब्द अपने आप बाहर निकल रहे थे। फ्यूचर, भविष्य से। क्या तुम समय में पीछे आई हो या तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है? वो खामोश होकर मुझे घूरती रही। वो फिर से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उस खामोशी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरा अंदाजा सही था। तुम यहाँ खास तौर पर मेरी रक्षा करने आई थी, है ना? किसी और टाइमलाइन में क्या मैं पहले ही मर चुका हूँ? मैं उसकी आंखों में किसी भी तरह के रिएक्शन को ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर वहाँ कुछ नहीं था। वो एकदम ठंडी थी। उसका हर हिस्सा एक दूरी, एक ऐसी चीज झलका रहा था जिसे छुआ नहीं जा सकता, पहुंचा नहीं जा सकता। चुंगलू, सच से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछना बंद करो। वो जाने के लिए मुड़ी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। घबराहट ने मेरे सीने को इतना जकड़ लिया कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। अगर तुम इनकार नहीं करोगी तो इसका मतलब मैं सही हूँ। क्या तुम छोड़कर जाने वाली हो? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता वो मेरी जिंदगी में कब आई, मुझे नहीं पता वो कब जाएगी। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो यहाँ बहुत लंबे समय से है और ऐसा लगता है जैसे उसका समय अब खत्म होने वाला है। मैं हमेशा यही रहूंगी। दुखी मत हो, बस जाने दो। इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अब से तुम्हारी वाइफ और शाओलन तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है, तुम्हारा परिवार पूरा है, इतना काफी है। ये बहुत अच्छा है। जब उसने ये कहा तो उसकी आवाज अलग थी। वो ठंडक गायब थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आवाज में गर्माहट थी, लेकिन मेरा दिल बर्फ जैसा हो गया। वो अलविदा कह रही थी। चोंग्याओ, क्या इसका यही रास्ता है? मेरी आवाज टूट गई। मैं इस वक्त यकीनन बहुत बुरा दिख रहा हूँगा। जब हम बच्चे थे तो मुझे उसका चिपकना दम घोंटने वाला लगता था। जब मैं बड़ा हुआ तो उसका हमेशा ठंडा रहना मुझे चिढ़ाता था। अपनी शादी तक मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए बेताब था, और अब जब वो सच में जा रही है तो मैं पूरी तरह टूट रहा हूँ। चौंग याओ आगे बढ़ी और मुझे गले लगा लिया। ठीक है, उसने धीरे से कहा, मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद चौंग याओ घर पर ही रही। ज्यादातर समय वो अपने कमरे में रहती। कभी कभी मैं उसे अपने कंप्यूटर पर टाइप करते हुए पाता तो कभी नोटबुक पर झुके हुए। आधा साल इसी तरह बीत गया और चौंग याओ अभी भी वही थी। धीरे धीरे मेरे सीने की गांठ ढीली होने लगी। उन 6 महीनों तक मैं इस डर में जिया कि किसी दिन सोकर उठूंगा और उसे गायब पाऊंगा। ऐसा लगा जैसे मैं बेकार ही परेशान था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सावधानी कम की, वही हुआ। जब मैं काम पर था, चौंग याओ ने मेरी वाइफ को अलविदा कहा और चुपचाप शहर से बाहर किसी ट्रिप पर निकल गई। जब मैं घर आया और मेरी वाइफ ने मुझे बताया तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, वो इस बार सच में जा रही है। मैंने तुरंत उसे फोन किया। किसी चमत्कार की तरह उसने फोन उठा लिया। तुम कहाँ हो? तुम अकेली क्यों गई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? फोन से उसकी आवाज आई, हमेशा की तरह शांत। मैं बेचैन थी, थोड़ा घूमने फिरने की जरूरत थी। तुम काम कर रहे थे, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। ये सिर्फ एक बहाना है। तुम हमेशा के लिए जा रही हो, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारा वापस आने का कोई प्लान नहीं है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने माँ से कहा था। मैं वापस नहीं आ रही हूँ। दूसरी तरफ सन्नाटा था। मैं उसकी कल्पना कर सकता था, वही बेजान चेहरा। मुझे परवाह नहीं कि मैं इस वक्त इतना बुरा सुनाई दे रहा हूँ। मेरी आवाज कांप रही थी। क्या तुम्हें सच में जाना होगा? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना असहनीय हूँ? तुम मेरे सामने आकर अलविदा तक नहीं कह सकती?
सकती। मेरे आंसू रुकने से पहले ही निकल पड़े। मैंने अपना चेहरा अपने हाथ से ढक लिया, ये छुपाने की कोशिश करते हुए कि ये सब मुझे कितना तोड़ रहा है। क्या हम परिवार नहीं है? मुझे तुम्हारे लिए एक अजनबी जैसा क्यों महसूस होता है? फिर से सन्नाटा। मैं कड़वाहट के साथ हंसा। ठीक है, मुझे लगता है मैं वाकई में दयनीय हूँ। तुम अब मुझसे एक शब्द भी नहीं कहोगी। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मैंने दूसरी तरफ से एक लंबी ठंडी सांस सुनी। फिर उसकी आवाज आई, दूर की, नपी तुली लेकिन मौजूद। तुम एक अच्छे इंसान हो, ये मेरी समस्या है, तुम्हारी नहीं। खुद को दोष मत दो। तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज नहीं है और मेरा तुम पर कोई कर्ज नहीं है। अब से मेरे साथ जो कुछ भी हो उसकी चिंता मत करना। मैंने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया, आंसुओं को अंदर दबाते हुए। वो सच में अलविदा कह रही थी।